नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, in the system shown the wire connecting two masses, the linear mass density अपने को दिया हुआ है, a tuning fork of 50 hertz is found to be in resonance with the horizontal part of the wire between pulley and block A. Assuming nodes at block A and pulley now at t equal to 0, system is released from rest. The ratio of time gap between successive resonance with the same tuning fork starting from t equal to 0. तो देखो कैसे करेंगे। ये हमारे पास में ब्लॉक है, 4 kg ब्लॉक है, यहाँ ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ इसने 50 हर्ट्स है, और एक ब्लॉक यहाँ है, 4 kg ब्लॉक है, और ये जो दिया है ये 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे पास में म्यू भी दिया हुआ है, म्यू 1/20 kg/मीटर है। इसने कहा कि नाउ एट t equal to 0 सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, द रेशियो ऑफ टाइम गैप बिटवीन सक्सेसिव रेजोनेंस विद द सेम ट्यूनिंग, है ना। तो सक्सेसिव का मतलब जैसे अभी तक तो t equal to 0 पर क्या रेजोनेंस होगी एक तरह से, है ना। तो ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टाइम गैप बिटवीन सक्सेसिव रेजोनेंस, है ना। तो मतलब क्या देखो यहाँ, ये हमारे पास में दिया हुआ है। तो अभी इस समय t इक्वल टू 0 पर देखते हैं, यहाँ ऐसा कुछ मिल रहा होगा, कुछ पता नहीं अपने को, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला होगा NV/2L1, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, है ना। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है, अभी इस केस में ये L1 है। तो पहले इसकी वेलोसिटी यहाँ देखेंगे, तो पहले टेंशन निकालेंगे। तो टेंशन का तो पता ही है आपको कितना है यहाँ डाउनवर्ड। तो 4g इक्वल टू टोटल मास 8 इंटू ए, है ना। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, यानी आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये आ गया। तो यहाँ टेंशन कितना आ जाएगा, या वहाँ का ले लो। तो आप देखो कि अगर इस ब्लॉक की बात करें तो यहाँ टेंशन निकालेंगे, तो यहाँ टी है, ये ए है, ये 4 kg ब्लॉक है। तो हमारे पास टी इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू ए, यानी 4 इंटू 5, यानी टी इक्वल टू आ गया हमारे पास में 20 न्यूटन, जो कि फिक्स है। तो 20 न्यूटन तो हमारे पास फिक्स है यहाँ, है ना। तो 20 न्यूटन हमारे पास में यहाँ फिक्स हो गया। तो हमें मालूम है कि N/2L1 √T/μ, तो हमारे पास आएगा N/2L1 रूट, और ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 1/20। ये तो अपने को 20 मिल जाएगा यहाँ से, तो N 20/2L1, और ये हमारे पास में कितना है, 50 है। तो L1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो आप, यहाँ से आ जाएगा, देखो 2 से 2 चला गया, तो N/5 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, N/5, क्लियर है।
तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से देखो बात, एन की वैल्यू अगर आप मान लो 1, तो अभी देखो अगर आप ही देखा जाए तो L1 कितना दिया हुआ है ना। तो यहाँ L1 की वैल्यू रखो अभी। L1 इक्वल टू हमारे पास कितना है 60 इंटू 5 इंटू, सॉरी ये क्या दे देगा आपको, n दे देगा ना यहाँ से, क्योंकि 5 इंटू n इक्वल टू क्या होगा 5L1। तो 5 इंटू 60 इंटू 10 टू पावर -2। तो n की वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 3 हो गया ना। इस केस में n की वैल्यू क्या होगी 3। तो नेक्स्ट वाला यानी पहले n इक्वल टू 3 पर आ गया, n = 3। नेक्स्ट वाला जब क्योंकि लेंथ कम होगा तो n क्या होगा कम हो जाएगा, तो नेक्स्ट वाला कौन सा जाएगा यानी n = 2 के करस्पॉन्डिंग जाएंगे। तो n = 2 के करस्पॉन्डिंग जब आप जाओगे तो 2 = 5L1 है ना। तो यहाँ अपने को L1 कितना मिल जाएगा, तो 2/5, ये तो मीटर में है। तो L1 = 2/5 इंटू 100। तो आप देख लो कितना आ रहा है 20 यानी 40 सेंटीमीटर। यानी नेक्स्ट कितने पे मिलेगा अपने को 40 पर। तो पहले वाला तो ये गया, तो n = 2 के करस्पॉन्डिंग तो देख लो आप सक्सेस से, तो मतलब ये हुआ कि पहला यहाँ होगा और फिर बाद में होगा, है ना। तो क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है वो। तो कितना चला अल्टीमेटली 20 सेंटीमीटर ही तो चला, है ना। कितना चल रहा है 20 सेंटीमीटर चल रहा है। तो नहीं आ रहा है क्यों उससे आंसर। इसने पूछा कि सिस्टम इज लीस्ट फ्रॉम रेज द रेशियो ऑफ टाइम गैप बिटवीन सक्सेसिव रेजोनेंस विद द सेम ट्यूनिंग फॉर स्टार्टिंग। अच्छा, तो क्या पूछ रहा है देखो, टाइम इंटरवल का रेशियो पूछ रहा है, तो पहले वाले का करस्पॉन्डिंग तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं आप, मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। आप नेक्स्ट वाला n = 1 के करस्पॉन्डिंग जाएगा ना। तो 1 के करस्पॉन्डिंग जाएगा, तो यहाँ देखो आप क्या लिखोगे 1 = 5L1। तो L1 = 1/5, यानी सॉरी ये L2 हो जाएगा। तो ये मीटर में है, तो इंटू ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। इसका मतलब क्या था कि ये पुली मान लो, है ना। तो यहाँ से पहले डिस्टेंस कितना था इसका, ये 60 सेंटीमीटर था। फिर L1 कितना बता रहा है, दूसरे वाले में L1 40 बता रहा है। L1 40 बताने का मतलब कितना चला, यानी नेक्स्ट वाला रोप ये रह जाएगी, यानी कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। अल्टीमेटली कितना चला वो यहाँ से 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में L2 कितना बता 20। इसका मतलब ये रही है रोप इतना रहेगा 20। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना चला, ये 40 सेंटीमीटर चला, है ना। तो टाइम इंटरवल पूछ रहा, तो पहला यहाँ हुआ रेजोनेंस, और इसमें अब जो दूसरा रेजोनेंस हो रहा है तो उसमें 20 सेंटीमीटर चलने के बाद हो रहा है ना। और तीसरा 20 से 40 चलने के बाद हो रहा है। तो आप कर लोगे, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लो और फिर ये टाइम निकाल लो। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करो, पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लो और यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लो। क्यों, क्योंकि दोनों इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही है ना, और डिस्टेंस आपको पता ही है। इंटरवल मिल जाएगा फिर आप कैसे, क्योंकि ये जो टाइम निकालोगे उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में T1। तो बस आ गया आंसर। कर लोगे अब, समझ में आया क्या कर रहा हूँ इसमें। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो ये इंटरवल पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगा तो 20 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग तो क्या लगेगा T1 टाइम लगेगा। तो यानी 20 × 10⁻²= ½ इंटू, सॉरी ए कितना है यहाँ इसका 5 है, सॉरी। तो 5 × T1 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो T1 = आ जाएगा हमारे पास में, सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व ही कर देता हूँ मैं। तो कितना हो गया 40 का 8, 8 × 10⁻² का स्क्वायर रूट, ये सेकंड आ गया। तो A to B और ये C है। हमें B to C का भी चाहिए, तो मैं A to C का निकाल लेता हूँ, क्योंकि A to B का किया मैंने। फिर मैं यहाँ A to C के लिए भी निकाल लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, कितना चला 40 × 10⁻² = ½ × 5 × T2 का होल स्क्वायर। तो T2 इक्वल टू कितना आ गया, 80 का 16।
इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर रूट। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था यहाँ, हमें चाहिए T1 तो हमें मिल ही गया, 8 × 10⁻² का स्क्वायर रूट। अब अपने को T2 भी चाहिए, तो T2 क्या मिलेगा, लेकिन T2 डैश माइनस T1 मिलेगा ना, यानी कितना आ गया है, तो आ जाएगा √16 × 10⁻² माइनस √8 × 10⁻²। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो T1/T2 कितना आ जाएगा, तो जाएगा 1/√-1। नहीं आ रहा है क्या आंसर, ये आना चाहिए 1/√2-1, इसी ऑप्शन आ गया इसका, ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 11। 2 points on string are being observed as a traveling wave passes them. Then point R at x1 equal to 0 and x2 equal to 1 centimeter. The transverse motion of 2 points are found to be as follows, यानी इस तरह से है ये। तो कह रहा है कि, तो देखो कैसे करेंगे, तो पूछ रहा है कि वेवलेंथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होगा। तो यहाँ अपने को ओमेगा तो दिया हुआ है, ओमेगा तो कितना है इसका 3 पाई है ना, एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है, वेवलेंथ तो ये सब निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। तो एक वेव जा रही है और है ना, इधर की तरफ जा रही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने को 2 पॉइंट दिए हुए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और एक x1 = 0 है, और एक यहाँ कहीं दिया हुआ है अपने को x = x2 है। इसका इक्वेशन दिया अपने को y1 = a sin 3πt, और y2 दिया a sin 3πt + π/8। ये दिया इसने x1 यानी ये हो जाएगा x2 1 मीटर पर है। ठीक है, तो हमें क्या क्या बताना है इसमें, वाई भी मीटर में दिया है, तो फ्रीक्वेंसी बताना है, वेवलेंथ बताना है। ठीक है, क्या वेवलेंथ है इसकी, चलो करते हैं। ये वीडियो ब्लर आ रहा है क्या? हम्म, अभी ठीक है सर। अभी ठीक है ना। तो ये हमारे पास में दिया हुआ है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, आपको मालूम है मैंने बताया था यहाँ, अगर वेव इधर जा रही है, मान लो v स्पीड से जा रही है, तो किसी जर्नल एक्स के लिए जाते हैं हम लोग, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो y ऑफ x कॉमा टी, यानी जनरल एक्स पे जाके जनरल टी का देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ वेव को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, दरअसल x/v टाइम लगेगा ना। तो अगर मैं जनरल टाइम टी ए ले रहा हूँ, तो कितने टाइम पहले ये जो डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का है, ये इस पार्टिकल का रहा होगा। तो यहाँ क्योंकि जनरल टाइम टी की बात कर रहे हैं, तो वेव तो इधर से आ रही ना, यानी x/v टाइम पहले की बात कर रहे हैं एक तरह से। इसका मतलब क्या हुआ कि y ऑफ x1 = 0 और t - x/, यानी x1 = 0 पे जो पार्टिकल है, उसके लिए टाइम ये होगा, क्योंकि अगर ये टाइम ये है, तो क्योंकि वेव इधर से आ रहा है ना, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, y x कॉमा टी। ये ऐसा होना चाहिए। तो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखा है, ये हो जाएगा y ऑफ x कॉमा टी इक्वल टू, तो a sin 3 पाई, ये हो जाएगा t - x/v। ये इक्वेशन आई है हमारे पास में। तो y ऑफ x कॉमा टी इक्वल टू a sin 3 पाई t - 3 पाई x/v।
अब हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हमें जनरल टाइम टी की बात कर रहा है, तो x2 पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है ना, x2 पे जो पार्टिकल है, इसका मतलब है ना, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो एट x इक्वल टू x2 इक्वल टू 1 मीटर पर ये होना चाहिए इसका, यानी इसका मतलब हुआ कि a साइन, यानी हो गया y x इक्वल टू x2 कोमा टी, तो ये वाला पॉइंट है वो, मतलब ये वाली इक्वेशन होना चाहिए उसके लिए। कितना हो जाएगा, 3 पाई टी माइनस 3 पाई बाई बी, और ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वली होने चाहिए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो हो जाएगा हमारे पास में a साइन 3 पाई टी प्लस 5/8, ये आना चाहिए हमारे पास में। तो देख लो यहाँ से क्या मिल रहा है। अब v तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव ही है, तो v क्या आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, हाँ? तो ये मालूम है आपको, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आता है आपको, बताओ क्या करें, या तो इन दोनों को इक्वल ही कर दूं मैं, तो v क्या आ जाएगा, यहाँ तो ये तो कट जाएगा, तो v क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन v पे नेगेटिव नहीं है, v तो क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ। और बताओ कुछ और भी मेथड आपने सीखे हैं, क्या करेंगे, क्योंकि v तो पॉजिटिव आना चाहिए। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी ऐसे मिले कि ये नेगेटिव है, तो ये पूरी, ये भी क्या मिले आपको, नेगेटिव, मतलब इस तरह से मिले कि v क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। क्या रूल है भाई, बताएंगे आप मुझे। हम्म ट्रिग्नोमेट्री में कौन बताएगा, श्रेय आप बताइए तो, क्या रूल लगाएंगे यहाँ, याद है ना ट्रिग्नोमेट्री में आपको, याद है ना, अल्फा इक्वल टू कुछ आता है। सर थीटा इक्वल हाँ टू बताओ। एन ये पाई। ये तो हो गया, मान लो अल्फा, ये तो अल्फा मान लिया मैंने, तो अल्फा इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ, थीटा प्लस ये क्योंकि थीटा है, ये अल्फा है और ये थीटा है, तो इसको क्या लिखेंगे, -1 into alpha plus n pi -1, हाँ raised to n into हाँ, alpha, sorry theta, ये थीटा ये वाला लेंगे ना, हाँ हाँ हाँ, plus n pi। ठीक है ना, तो अल्फा की वैल्यू तो ये रख दूंगा मैं यहाँ। तो 3 पाई टी माइनस 3 पाई बाई बी इक्वल टू -1 n, और ये कितना हो जाएगा, 3 पाई टी प्लस पाई/8 प्लस n पाई। अब अगर यहाँ n की वैल्यू 1 रखता हूँ मैं, तो n की वैल्यू 1 तो नहीं रखना है ना, क्योंकि टाइम ये कटेगा नहीं, हमें इसको उड़ाना है पहले, तो n की वैल्यू क्या रखता हूँ, मान लो 2 रखता हूँ मैं यहाँ, n की वैल्यू 2, तो 3 पाई टी माइनस 3 पाई/बी इक्वल टू 3 पाई टी प्लस पाई/8 प्लस पाई, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गए, यानी ये भी सर 2 पाई एक्सेप्टेबल होगा नहीं है ना, इसका मतलब, हाँ, n इक्वल टू 2 है तो n पाई 2 पाई होगा। ये क्या होगा, ये 2 पाई होगा, हाँ सर। हाँ, हाँ सर। ये 2 पाई है ना, ये कहना चाह रहे हैं आप, हाँ सर। अभी भी यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है देखो, तो ठीक है, क्योंकि अगर मैं माइनस, ये पक्का ये जो कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं, हम्म हम्म। क्योंकि टाइम को हटाना है तो नेगेटिव, फिर तो इसमें देखो, ये 3 पाई/2 प्लस पाई, तो भी तो हमेशा नेगेटिव आ रहा है इसमें, भी नेगेटिव क्यों मतलब आया, तो प्रॉब्लम क्या है। अच्छा नेगेटिव आया तो उधर भी जा सकता है ना वैसे तो, हाँ, क्योंकि इसने हाँ डायरेक्शन तो बताया नहीं, अच्छा डायरेक्शन तो बताया नहीं ना इसने अपने को, ठीक है, तब तो इन दोनों को इक्वल कर दो फिर तो, हम्म हाँ सर।
हाँ, क्योंकि नेगेटिव भी तो आ सकता है ना, क्योंकि तो बताया नहीं अपने को, बात भी सही है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, -3 पाई है ना, -3 पाई/b = पाई/8, यानी b इक्वल टू हो गया 24 मीटर/सेकंड। और अपने को ओमेगा क्या दिया है इसमें, देखो ओमेगा इक्वल टू 3 पाई, यानी 2 पाई/कैपिटल T। तो T इक्वल टू कितना आ गया, 2/3 सेकंड आ गया। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या मिल जाएगी आपको, 1/f मिल जाएगी। f इक्वल टू कितना आ गया, 3/2, यानी 1.5 हर्ट्ज आ गया। तो f इंटू लेमड़ा इक्वल टू बी, यानी 24, ये मैग्नीट्यूड ले लेंगे इसका, है ना। तो ये कितना हमारे पास में, 3/2 लेमड़ा इक्वल टू 2/4, तो कितना हो गया, यानी लेमड़ा इक्वल टू कितना आ गया, 16 मीटर। तो आंसर क्या आ गया इसका, बी और सी आ गया। अच्छा, ये भी तो हो सकता है, लेकिन गर्मी, एक तो ये आएगा हमारे पास में, और भी तो हो सकता है, जैसे वो आप उससे चेक कर लीजिएगा, जो भी फॉर्मूला आप बता रहे हो ना, उससे आ जाएगा। तो 16 भी पॉसिबल है कि नहीं। तो बाकी की वैल्यूज भी पॉसिबल है, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। उससे ये जैसे आंसर है ना, डी, ये भी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 12। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ऑसिलेशन साइकिल ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएसएम इज शोन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। ठीक है, क्या बताना है, इनकरेक्ट ऑप्शन क्या क्या होंगे। तो ग्राफ में अपने को दिया हुआ है ए और टी के बीच में ग्राफ है ना। द डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल एट ए इज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट, एक मिनट, देखो इसको बता देता हूँ मैं आपको ग्राफ से। क्वेश्चन नंबर 12, ये अपने को ग्राफ दिया हुआ है। तो ये हमारे पास में ग्राफ है, और ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो ये पॉइंट इसने बी दिया है, ये पॉइंट ए दिया है, ये पॉइंट सी दिया है, और ये पॉइंट डी दिया है। ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट ए इज पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट बी इज नेगेटिव, पोटेंशियल चेंज ऑफ पार्टिकल एट सी इज मिनिमम, स्पीड ऑफ पार्टिकल डी इज इंक्रीजिंग। तो देखो क्या मतलब है, इनकरेक्ट बताना है। तो इसको देखते हुए ग्राफ कैसा होगा, देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, क्योंकि ये इसका एम्पलीट्यूड इधर है ना। और वैसे देखा जाए तो इसका ग्राफ कैसे, ये क्या होगा, देखो ए इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी ना, ऐसा मिलेगा अपने को, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे देखो। तो अब यहाँ क्या हो रहा है दरअसल इसमें, इससे क्या पता चल रहा है, देखो हमारे पास में ये पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, ये एक्स इक्वल टू 0 है, ये एक्स इक्वल टू ए है, ये एक्स इक्वल टू माइनस है। ये पॉजिटिव कब कब होगा, क्योंकि जब तक पार्टिकल इधर जाएगा तब तक इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, यानी जब पार्टिकल इधर होगा, तो जब पार्टिकल, इसका मतलब इस केस में पार्टिकल कहाँ है, टी इक्वल टू 0 पर, यहाँ है, यानी ये हमारा हमारा है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये वाला पॉइंट हुआ ना,
इसका मतलब है कि ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए, ये नोट मान लेते हैं। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए, ए वाला पॉइंट यहाँ है, बी यहाँ है, और सी एक्सेलरेशन क्या रहा देखो, क्योंकि एक्सट्रीम को मैक्सिमम आ रहा वापस है, यानी सी पॉइंट कौन सा हुआ, ये हुआ ना। इसका मतलब यहाँ एक्सेलरेशन इधर है, यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, इधर है, नेगेटिव है। उसके बाद देखो वापस इस पॉइंट पर आया, तो ये पॉइंट वापस ये वाला पॉइंट हुआ ना। उसके बाद डी वाला पॉइंट कौन सा हुआ, देखो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि डी वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट, यानी यहाँ कहीं, यहाँ भी डी, यहाँ डी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है डी। ठीक है, ये मतलब है। आगे बात समझ में। तो अब ये देखना है कि अब यहाँ, अभी इसका आंसर देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ए इज पॉजिटिव, नहीं, ए का डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो गलत, यानी ये आंसर सही हो गया क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट बी इज नेगेटिव। अब हाँ, अब ये हो सकता है कि बी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, आप कैसे डिसाइड करोगे। हरिभाषण में बी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट बी इज नेगेटिव, पॉजिटिव भी तो होगा, सॉरी, नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल एक्स इक्वल टू माइनस ए नॉट पर है, तो उसके बाद तो बी की तरफ जाएगा, तो बी की वेलोसिटी मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, राइट साइड में तो होगी यहाँ, ये गलत हो गया ना। और कितनी होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो वी मैक्स कितना होगा यहाँ, ए ओमेगा, किस पर, बी पॉइंट पर, तो सही, ये आंसर भी सही हो गया हमारा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है वो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट सी इज मिनिमम, नहीं, मैक्सिमम होगी क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट है ना वो, तो गलत हो गया। स्पीड ऑफ पार्टिकल एट डी इज, क्या हो रहा होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डी पार्ट पर स्पीड क्या कर रही है, इसकी डिक्रीज कर रही हो। अब मैं समझाता हूँ क्यों डिक्रीज कर रही है, देखो। यहाँ से देखो, टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ था, वही ब्लर दिख रहा है क्या। नहीं सर। अब नहीं यहाँ सर। देखो, टी इक्वल टू जीरो पर कहाँ है, पार्टिकल यहाँ है, इसका मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है ना, और यहाँ भी इधर जा रहा है, वेलोसिटी क्या है इसकी, पॉजिटिव है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या, नेगेटिव है। ये जब यहाँ आ रहा है तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि अभी जा ही रहा है ना। यहाँ ये यहाँ आने का मतलब ये वाला पॉइंट हुआ, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। उसके बाद ये आगे जा रहा है, इसका मतलब ये इधर जा रहा है ना, तो यहाँ जब पहुंचेगा तो ये वाला पॉइंट हुआ ना, और जब डी पे पहुंचेगा तो डी पे किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है ना, इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या, स्पीड कम होती जाएगी, तभी तो वेलोसिटी जीरो होगी इसके, इस पॉइंट पर, और यहाँ भी जीरो होती है, इसका मतलब है कि ये इधर जा रहा है ना। तो यहाँ से ए मतलब यहाँ से ए पर आया, ए से बी, बी से सी, फिर वापस डी पर गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो ये ऐसा है, ये आके ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में ये मतलब ये टी इक्वल टू जीरो है ना, और ये एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ है, एक्स इक्वल टू ए नॉट यहाँ है, और एक्स इक्वल टू माइनस ए नॉट यहाँ है। तो ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ए पॉइंट यहाँ कहीं होगा तो इधर जा रहा है, ठीक है, और ये सी पॉइंट है, ऐसे जाके ऐसे। चार ऑप्शन सही है इसके। नेक्स्ट हमारे पास में 13। Consider a narrow tube with a fixed source of sound. तो हमारे पास में ऐसा दिया हुआ है, एक नैरो ट्यूब है, और यहाँ ट्यूनिंग फोर्क है, ये एस है, ये डी है,
Consider narrow tube with a fixed source of sounds emitting a sound of frequency f. इसकी frequency यहाँ f है. A detector is moving in a circular path in a tube with speed, है ना. एक डिटेक्टर है जो कि स्पीड अपने को, डिटेक्टर की स्पीड यानी ऑब्जर्वर हो गया एक तरह से. तो ऑब्जर्वर की स्पीड यहाँ दिया हुआ है. अगर साउंड की स्पीड v है तो v/10 दिया है. When detector is diametrically opposite to s, ठीक है, no Doppler will be observed by detector. The ratio of the two frequencies observed by detector is, beat frequency for detector is, component of velocity of detector towards source is 0. ये तो सही है. अब इसने कहा नो डॉपलर विल बी ऑब्जर्व, तो डॉपलर तो होगा. क्यों होगा? क्योंकि यहाँ ये वाइब्रेट कर रहा है, ये ट्यूनिंग फॉर वाइब्रेट करेगा, इधर से भी साउंड जा रही है और इधर से भी साउंड जा रही है. साउंड तो जा ही रही है इससे, डॉपलर तो होगा. अभी जा इधर रहा है. एक इधर से जो F1 मिलेगा और इधर से जो F2 मिलेगा, F1 क्या होगा? कम होगा. क्या होगा? दरअसल साउंड तो ऐसे आ रही है ना, तो नैरो ट्यूब है तो साउंड तो ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रेट ही आ रही हो. तो यहाँ क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि दूर जाना चाह रहा है तो V-V/10 डिवाइडेड बाय वो रेस्ट पर ही है. तो यहाँ क्या हो जाएगा? V इंटू F0, पहले F, उसका F है, फिर F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि इधर इधर जा रहा है तो V प्लस V/10 डिवाइडेड बाई V इंटू F. तो डॉपलर इफेक्ट तो हो रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस यहाँ मिल रहा है ना. यहाँ F है, यहाँ कुछ और मिल रहा है, यहाँ कुछ और मिल रहा है. ये डॉपलर तो हो रहा है. दूसरा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस पूछ रहा है, बीट फ्रीक्वेंसी. तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा वो निकाल सकते हैं हम लोग. तो और क्या क्या दिया हुआ इसमें? द रेशियो ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज वो बता देंगे. बीट फ्रीक्वेंसी क्या है? कंपोनेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स सोर्स इज 0, तो सही है. तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं. निकाल सकते हो आप, है ना. F1/F2. अब F1 है कि F2 क्या है, कैसे क्या बताएं? इसका पहले लेना है, क्या लेना है तो बताएंगे नहीं इसमें. हम्म. Consider narrow tube with a fixed source of sounds emitting sound of frequency if detector is moving circular path in tube. अच्छा, रेशियो बताना है तो रेशियो 9/11 भी सही है और 11/9 भी सही है. क्योंकि कुछ बता नहीं रखा है तो क्या करें, किसको मानना है. तो निकाल लो आप लोग, आ ही जाएगा. तो F1 कितना हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा, 9, है ना, बाई, ये क्या मिलेगा? 11 मिलेगा. तो 9/, ये भी सही है और 11/9 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है. तो एक तो आंसर ये सही आ गया. डिफरेंस निकाल लो, है ना. तो कौन ज्यादा होगा इसमें? F2. तो F2 माइनस F1, ये क्या हो जाएगा? बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. तो 11 V/F/10 V माइनस 9 V/F/10 V. तो V से तो V कैंसिल आउट हो गया. कितना आ गया है? 2/10 यानी 1/5 F आ रहा है आंसर. ठीक है, 1/5 है. देख लो आ रहा है क्या? ये भी सही है और ये भी सही है. तो आंसर हो गया BCD. नेक्स्ट हमारे पास में कौन कौन से क्वेश्चन है? 13 हो गया, 5 और 11 नहीं गया. अच्छा, 8 भी बताना था. क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूँ कैसे करना है. क्या देगा देखो अपने को यहाँ.
kinetic energy of a particle executing SHM. Kinetic energy of a particle executing SHM changes with time according to following graph. Mass of the particle is 2 kg दिया हुआ है. तो ये हमारे पास में ग्राफ है. ये दरअसल टाइम वर्सेस मेरे को ग्राफ दिया हुआ है. तो ये इस तरह से इसका आपने प्लॉट भी किया था, अगर आपको याद हो, टाइम वर्सेस, जो कि पॉजिटिव आ रहा है पूरे टाइम. इसका मतलब स्क्वायर होगा यहाँ. तो ये टाइम है, ये सेकंड में है, ये 16 पाई स्क्वायर है, और ये काइनेटिक एनर्जी जो कि जूल में है. हमें मास दिया हुआ है 2 kg है, ठीक है. और ये कितना दिया है इसने, ये 0 है, ये 0.1 सेकंड है, फिर ये 0.2 सेकंड है, और ये 0.3 सेकंड है, ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी अपने को दिया हुआ है, यानी 0 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक्सट्रीम पर है. T इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है, एक्सट्रीम पर है. उसके बाद आकर देख रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है. इसका मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम हो सकता है, राइट एक्सट्रीम हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना. आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ है, मैंने मान लिया कि यहाँ है ना. ये x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू -8, यहाँ वेलोसिटी 0 है. तो यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम आने का मतलब हुआ ये वाला पॉइंट, यानी यहाँ से यहाँ जब मैं पहुंचा, है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि T/4 इक्वल टू कितना है यहाँ, 0.1/2 है ना. इसका मतलब टाइम पीरियड मिल गया मुझे. T इक्वल टू कितना आ गया, 0.2 सेकंड. ये टाइम पीरियड आ गया इसका. मास इसको दे रखा है ना. और ये क्या है, ये मैक्सिमम एनर्जी है. मैक्सिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ के ए स्क्वायर इक्वल टू 6 पाई स्क्वायर है. ये हमारे पास दिया हुआ है. और क्या क्या दिया हुआ है, तो आ जाए एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन अभी निकालते हैं. एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 at t इक्वल टू 0.1 सेकंड. 0.1 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ जा रहा है, वापस से लेफ्ट एक्सट्रीम पे जा रहा है. 0 थोड़ी हुआ एक्सेलरेशन, तो डी तो वैसे हटा दो आप. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 0.2, ये भी गलत हो गया. ए गलत हो गया, डी गलत हो गया, और बी सही है. क्यों, क्योंकि 1/T करोगे तो पाइप आ जाएगा. एम्पलीट्यूड अपने को बताना है. सॉरी, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो इसको यही लिख सकते हैं, या इसको ये भी तो लिख सकते हैं.